Hello friends, welcome to my channel. Cool. In today's session, we are going to discuss solution of exercise of chapter number 1, crop production and management, subject science, standard 8. चैप्टर फर्स्ट जो है उसका डिस्कशन हो चुका है। आज इस सेशन के अंदर हम आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स है, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करके जो आपको ब्लैंक्स दी गई है वो फिल करनी है। फर्स्ट ब्लैंक इज द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड डैश। अगर सेम टाइप काइंड के अगर हम प्लांट्स जो है ना वो लार्ज स्केल के अंदर ग्रो भी करते हैं एंड कल्टीवेट करते हैं सेम प्लेस पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? दोज आर नोन एज क्रॉप। सो करेक्ट आंसर इज क्रॉप। नेक्स्ट ब्लैंक इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। अब हम जब ग्रो करते हैं ना क्रॉप्स को, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज preparation of the soil. So correct answer is preparation. Next blank is damaged seed would dash on the top of water. हमने ये चैप्टर में एक एक्टिविटी डिस्कस की थी कि सीड्स जो है ना वो हम लेते हैं, फिर एक वेसल के अंदर पानी भरते हैं, उसमें अगर सीड्स डालेंगे तो डैमेज सीड्स क्या होते हैं? फ्लोट होते हैं, ऊपर तैरते हैं, राइट। सो डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। Next blank is for growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. सोइल से हमें क्या चाहिए क्रॉप के ग्रोथ के लिए? एक तो सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर से मिलेगी। सोइल से क्या रिक्वायर्ड होता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स जो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो करेक्ट आंसर्स आर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए एंड कॉलम बी हमें दी गई है, हमें कॉलम ए को बी के अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ मैच करना है। सो ए के अंदर ऑप्शंस है लाइक खरीफ क्रॉप, देन रबी क्रॉप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर। एंड कॉलम बी के अंदर ऑप्शंस है फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। C option is animal excreta, cow dung, urine and plant waste. D option is wheat, gram and pea. And E option is paddy and maize. अब हमें A को B के साथ मैच करना है, बट एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे देखो 4 ही ऑप्शन है और यहाँ पे ना हमारे पास 5 ऑप्शन है। कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो अप्रोप्रिएट नहीं है। फर्स्ट वन खरीफ क्रॉप, तो पेडी एंड मेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ द खरीफ क्रॉप। सो करेक्ट आंसर इज ई। सेकेंड रबी क्रॉप्स, वीट, ग्राम एंड पी, ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। सो करेक्ट आंसर इज डी। थर्ड वन इज केमिकल फर्टिलाइजर्स, देन यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, ये दोनों केमिकल फर्टिलाइजर्स है बिकॉज फैक्ट्री के अंदर बनते हैं। सो थर्ड के साथ करेक्ट आंसर आएगा बी। एंड फोर्थ वन ऑर्गेनिक मैन्योर, तो एनिमल का एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन, प्लांट का वेस्ट, ये सब ऑर्गेनिक मैन्योर है, उनको हम एज एन ऑर्गेनिक मैन्योर फार्म्स फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। सो फोर्थ के साथ करेक्ट आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। इन दोनों के हमें एग्जांपल्स देने हैं। आंसर इज खरीफ क्रॉप, पेडी एंड मेज, ये दोनों हम मॉनसून सीजन के अंदर जून टू अक्टूबर में ग्रो करते हैं। सो दे आर द एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप। एंड वीट एंड ग्राम जो हम विंटर सीजन के अंदर ग्रो करते हैं, दैट्स वाई दे आर द एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के बारे में आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट दिया है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, देन सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशनिंग।
So let's start with first one, preparation of soil. It is the first method to be followed before growing a crop. क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहले सोइल को प्रिपेयर की जाती है. दैट्स वाई ये सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है. दिस मेथड इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सोइल टू अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट. जनरली ये मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, सोइल को क्यों प्रिपेयर करते हैं, तो लूजनिंग की वजह से जो प्लांट्स जो ग्रो होंगे ना, उनके रूट सोइल के अंदर तक जा सकते हैं. बिकॉज अगर सोइल लूज है तो पेनिट्रेट होना इजी होगा रूट्स के लिए. द लूजनिंग ऑफ द सोइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सोइल माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स एट्सेट्रा विच एनरिच द सोइल विथ ह्यूमस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग. अब हम जैसे ही सोइल का लूजनिंग करेंगे ना, तो बहुत सारे माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स, ये सब इजीली सोइल के अंदर ग्रो हो सकते हैं. एंड ये सोइल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं एज वेल एज ह्यूमस भी प्रोवाइड करते हैं. सो प्लांट के ग्रोथ के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग द सोइल. टिलिंग ऑफ सोइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सोइल टू द टॉप. दिस इज़ डन यूजिंग द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर. ये जो प्रोसेस है लूजनिंग ऑफ द सोइल, जिसको टिलिंग या तो प्लोइंग द सोइल बोला जाता है. एंड ऐसा करने से, टिलिंग करने से, सोइल को टर्न करने से जो न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल है ना, वो ऊपर आ जाती है, जो प्लांट्स के लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी. एंड ये प्लो से, हो से एंड कल्टिवेटर से प्रोसेस की जाती है. अब सेकेंड प्रोसेस देखनी है, दैट इज़ सोइंग. It is the process of placing the seed in or on the soil for future growth. The seeds that are selected for growing should be of good quality. Sowing is usually done with the help of either a traditional tool or a seed drill. The traditional tool is shaped like a funnel. Nowadays, seed drill that make the use of tractors are used for sowing seeds. This tool dispose seeds uniformly and sow seeds at proper depth. अब सो करना, इट मीन्स सीड्स है ना, उसको सोइल के अंदर या तो सोइल के ऊपर हम फ्यूचर ग्रोथ के लिए ऐड करते हैं. सीड्स जो है वो प्रॉपर क्वालिटी के होने चाहिए, जिससे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट हो, जो भी हमें क्रॉप मिले वो ज़्यादा मिले. यूजुअली हम दो मेथड से सोइंग करते हैं. ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं या तो सीड ड्रिल से करते हैं. ट्रेडिशनल मेथड में फनल जैसा एक टूल, ट्रेडिशनल टूल यूज़ होता है, जो बुलोक से चलाया जाता है. बट नावरडेज मोस्टली मशीन बेस्ड सिस्टम यूज़ होती है, जिसमें सीड ड्रिल ट्रैक्टर से चलता है. एंड सीड ड्रिल यूज़ करने से ना, सीड्स जो है वो यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, एज वेल एज ये सोइल के अंदर डीपली जाते हैं, ताकि बर्ड्स इसको खाए नहीं और ये अच्छे से ग्रो हो पाए. थर्ड मेथड जिसके बारे में लिखना है, दैट इज़ वीडिंग. अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप आर नोन एज वीड्स. वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस वीड्स. वीड्स compete with the crop for nutrients, light and space. As a result, crop plants get lesser nutrients, light and space for their development. The physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground using specific chemicals are called weedicides etc. अब जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं ना, सीड्स को जब हम बोते हैं और जैसे जैसे ये ग्रो होते हैं ना, तो प्लांट्स के साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ, जिनको हम वीड्स बोलते हैं. और जो वीड्स को रिमूव करने की प्रोसेस है उसको वीडिंग बोला जाता है. वीड्स जो है ना, वो प्लांट्स के साथ compete करेगा न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस, वाटर, इन सब के लिए. तो क्या होगा कि अगर हम वीड्स रिमूव नहीं करेंगे ना, तो क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स, लाइट, वाटर ये सब अपने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कम मिलेगा. दैट्स वाई वीडिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. और वीडिंग अलग अलग मेथड से की जाती है. जैसे या तो जो भी वीड्स है ना, उसको हम पूरा अपरूटिंग कर सकते हैं, मतलब पूरा ग्राउंड से उसको मूल के साथ उखाड़ना है, रूट्स के साथ उसको निकालना है. सेकेंड, या तो हम उसको कट कर सकते हैं ग्राउंड के क्लोजली. एंड थर्ड मेथड ये है
कि वेडिसाइड्स यूज़ करें, जो स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जिससे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं वो निकल जाएंगे। फोर्थ वन, डी इज़ थ्रेशनिंग। Threshing is the process of separating grains or seeds from chaff. It is done after harvesting the crop. It is usually carried out with the help of a machine known as combine. This machine is combined harvester and thresher. It harvests plants as well as cleans grains. थ्रेशनिंग की प्रोसेस कब होती है? जब क्रॉप्स कल्टीवेट हो जाते हैं ना, उसको हमने कट कर लिए, उसके बाद सीड्स और चाफ इन दोनों को सेपरेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो हार्वेस्टिंग के बाद हम करते हैं। और यूजुअली इस प्रोसेस को हम थ्रेशनिंग बोलते हैं, जो कंबाइन नाम के मशीन से होती है। कंबाइन इसीलिए उसको बोला जाता है बिकॉज़ ये हार्वेस्टिंग का भी काम करता है एज वेल एज थ्रेशनिंग का काम भी करता है। इट मीन्स पहले वो प्लांट को कट करेगा, देन उसमें से सीड्स एंड चाफ दोनों को सेपरेट आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच डिफरेंस क्या है। आंसर इज फर्स्ट, फर्टिलाइज़र इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइज़र जो है ना वो मैन मेड है। फर्टिलाइज़र क्या होता है, तो सोइल को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम आर्टिफिशियली बाहर से ऐड करते हैं, तो इनको हम फर्टिलाइज़र्स बोलते हैं। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर जो है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है कि जो कैटल के डंग है या तो प्लांट के जो वेस्टेज है, इन सब को एक पीट के अंदर रखा जाता है एंड नेचुरली ये बनता है डिकम्पोजिशन से। सेकेंड डिफरेंस इज फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र जो है वो फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर होता है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर जो है ना वो फार्मर्स फील्ड के अंदर प्रिपेयर करते हैं। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल। फर्टिलाइज़र ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। मैन्योर जो होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्टेज से बनता है, दैट्स वाई ये ह्यूमस बहुत सारी ह्यूमस सोइल को प्रोवाइड करता है। फोर्थ डिफरेंस इज फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ना वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स रिच के अंदर रीच होते हैं, जैसे उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत सारा होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कि जो एक प्लांट के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। बिकॉज हमें जिस टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसी के टाइप का हम फर्टिलाइज़र प्लांट के अंदर ऐड करते हैं जब उनको ग्रो करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर जो है ना वो कंपैरेटिवली लेस रिच होता है बिकॉज उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जिस डेड प्लांट से एंड काऊ के डंग से वो बना है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वही न्यूट्रिएंट्स मैन्योर के अंदर होंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की लिमिटेशन होती है मैन्योर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। हमें इरिगेशन को डिफाइन करना है, इन 2 मेथड बतानी है जिससे इरिगेशन होता है, जिससे हम पानी जो है वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। आंसर इज सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। हम क्रॉप्स को अप्रोप्रिएट इंटरवल में हम पानी देते हैं बिकॉज जो भी हम सीड्स डालते हैं ना, सो करते हैं, उसको पानी चाहिए बिकॉज अगर पानी नहीं देंगे तो उसके अंदर से वो प्लांट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ग्रोथ के लिए वाटर इज़ ऑल्सो एसेंशियल। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स, क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप। अब कितने टाइम में हमें इरिगेशन करना है, कितनी बार करना है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सीज़न। लाइक रेनी सीज़न है
तो हमें इरिगेशन बहुत नहीं प्रोवाइड करना पड़ेगा। लाइक अगर जिस दिन बारिश हुई उस दिन हमें पानी सप्लाई करने की ही रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर हमने कोई क्रॉप ग्रो किया है जिसको पानी ज़्यादा चाहिए, कुछ क्रॉप्स को कम चाहिए, सो क्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है। एंड सोइल किस टाइप की है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। अब मेथड्स देखते हैं। 2 methods of irrigation which help in conservation of water are, 2 मेथड हमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज़ द sprinkler system. This system is more useful on uneven land having fewer water supplies. In this method, water is supplied using pipes to one or more central location within the field. When water is allowed to flow under high pressure with the help of a pump, it gets sprinkled on the crops. स्प्रिंकलर सिस्टम जो है ना वो कहाँ पे यूज़फुल है, तो जहाँ पे लैंड अनइवन है, मतलब कहीं पे हाइट है, मतलब एक स्लोप है, कहीं पे वो नीचे एकदम से ज़मीन है, एकदम से लेवलिंग प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे ये जो मेथड है वो यूज़फुल होती है। एज़ वेल एज़ जहाँ पे पानी का सप्लाई कम है वहाँ पे भी यूज़फुल होती है। इस मेथड के अंदर ना एक सेंट्रल में एक पाइप निकलता है और उसमें से बहुत सारे पाइप निकलते हैं और जो भी पानी जाता है वो प्रेशर से जाता है। एंड ये मेन पाइप्स जितने होते हैं ना उन सब के ऊपर नोज़ल होती है जहाँ से वो पानी पूरा स्प्रिंकल होके आता है, जैसे वो फाउंटेन की तरह पानी उड़ के आता है। सो इस मेथड को हम स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। In this system, water is delivered at or near the roots of plants drop by drop. This is the most efficient method of irrigation as there is no wastage of water at all. This method is important in areas where water availability is poor. सेकेंड जो मेथड है जिसको हम ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, और इस मेथड के अंदर पानी जो है ना वो रूट्स के नियर बाय ड्रॉप ना दिया जाता है। तो ये मेथड जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है क्योंकि इस मेथड के अंदर पानी का वेस्टेज होता ही नहीं है, बहुत कम वेस्टेज होता है। सो ये किस एरिया के अंदर प्रेफर की जाती है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, जैसे कि डेजर्ट एरिया के अंदर ये मेथड जो है वो काफ़ी यूज़फुल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इफ़ wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen? डिस्कस। अगर हमने खरीफ सीज़न के अंदर वीट को ग्रो किए तो क्या होगा वो हमें डिस्कस करना है। आंसर इज़ खरीफ सीजन इज़ फ्रॉम जून टू अक्टूबर। इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ सीजन then the whole crop might get destroyed because of many factors such as lack of optimum temperature, adaptability, availability of the pest, etc. Kharif season includes the rainy season, which is not favorable for the growth of wheat crop. Therefore, wheat crop should not be sown during this season. वीट जो है ना वो एक रबी क्रॉप है जिसको हम विंटर सीजन के अंदर ग्रो करते हैं, बट अगर उसको हमने खरीफ में ग्रो किया तो क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ खरीफ सीज़न जो है ना वो जून टू अक्टूबर में आती है, दैट इज़ रेनी सीज़न। और वीट को अगर इस सीज़न के अंदर हम ग्रो करते हैं तो पॉसिबल है कि पूरा जो क्रॉप है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, लाइक ऑप्टिमम टेम्परेचर अवेलेबल नहीं होगा। विंटर सीजन के अंदर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है जो वीट के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एडेप्टेबल नहीं है कि ये रेनी सीजन के अंदर सर्वाइव कर पाए। रेनी सीजन में सोइल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होती है, सो इंसेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे जिससे क्रॉप प्रॉपर ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये सारे रीज़न की वजह से ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है कि वीट को हम खरीफ सीज़न के अंदर हम ग्रो करें। इसीलिए वीट क्रॉप को कभी भी खरीफ सीज़न के अंदर ग्रो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अगर फील्ड के अंदर, खेत के अंदर कंटिन्यूअस प्लांटेशन हो, इट मीन्स एक बार कुछ क्रॉप हमने ग्रो किया, जैसे ही कल्टीवेट होता है तुरंत ही हम नया क्रॉप ग्रो करते हैं। अगर ये प्लांटेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं तो सोइल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होती है।
Answer is, if continuous plantation of crop is done in the field, then the soil will become poor in necessary nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. Plants require nutrients for their proper growth and functioning. When a farmer continues to grow crops one after the other, then all nutrients available in the soil reduces and the crop yield decreases automatically. अगर हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करते हैं तो फील्ड के अंदर जो सोइल होती है ना, उसके अंदर जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। बट अगर कंटिन्यूस प्लांटेशन किया तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अपने प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड फंक्शनिंग के लिए चाहिए। अगर कंटिन्यूस हम ये ग्रो करते रहें तो न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल होते हैं ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स रिड्यूस हो गए तो जो भी क्रॉप मिलता है ना, जो उसकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, ये दोनों ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। दैट्स वाई प्लांटेशन कंटिन्यूस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाट आर weeds? हाउ कैन वी कंट्रोल दैम? Answer is, weeds are unwanted wild plants that grow in the field. Weeds compete with the crop for nutrients, light and space. As a result, crop plants get lesser nutrients, light and space for their development. सबसे पहले हम weeds किसको बोलेंगे? तो क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो होते हैं ना फील्ड में, उसको हम weeds बोलते हैं। और weeds को भी न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। सो weeds क्रॉप के साथ compete करेगा इन सब के लिए, तो क्रॉप्स को कंपैरेटिवली न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस, ये सब कुछ अपने डेवलपमेंट के लिए कम मिलेगा। इसीलिए ये weeds को रिमूव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड weeds को रिमूव करने की प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं, जो हमने आगे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया ही था। सम इम्पोर्टेंट वीडिंग मेथड्स आर, कुछ वीडिंग मेथड्स है। फर्स्ट वन इज, weeds कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग weedicides. इट इज़ अ केमिकल which is sprayed in the fields to kill all available weeds. Weedicides are not harmful to crops. weeds को कंट्रोल करने के लिए हम weedicides का यूज़ कर सकते हैं। weedicides जो है वो एक टाइप का केमिकल है जो फील्ड में हम स्प्रे करेंगे तो जितने भी weeds है वो किल हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। बट weedicides की कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रॉप्स के ऊपर नहीं होती है। सेकेंड वन इज टिलिंग बिफोर sowing of crops also helps in removing weeds. Tilling uproots the weeds. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. सोइल के अंदर हम क्रॉप ग्रो करने से पहले सोइल को प्रिपेयर करते हैं, जिसको टिलिंग बोलते हैं। उसके अंदर भी वीड्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं और टिलिंग के अंदर अपरूट्स होते हैं वीड्स। इट मीन्स मूल से ही जो वीड्स हैं वो निकल जाते हैं। एंड वीड्स को रिमूव करने का जो बेस्ट टाइम है वो उनके अंदर फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोड्यूस हो उससे पहले ही रिमूव करना चाहिए। बिकॉज फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है, दूसरे वीड्स उससे बन सकते हैं। इवन वीड्स से भी, वीड्स जो है उनके अंदर सीड्स अगर ग्रो हो गए और वो ज़मीन के अंदर वापस गिरते हैं तो उसमें से भी नए वीड्स बनेंगे। सो ये दोनों प्रोड्यूस हो उससे पहले ही वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। एंड थर्ड मेथड इज़ द मैनुअल मेथड of removing weeds is with the help of a खुरपी. It involves regular uprooting or cutting of weeds close to the ground. अगर हमने weedicides यूज़ नहीं किए और क्रॉप के साथ साथ कुछ weeds ग्रो हुए हैं, देन मैन्युअली उनको कट कर सकते हैं ये ग्राउंड से एकदम नियर बाई, या तो उसका अपरूटिंग कर सकते हैं। इट मीन्स रूट से ही उसको ज़मीन से पूरा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़, arrange the following boxes in proper order to make a flow chart of sugarcane crop production. हमें यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ दिए हैं नंबर्स, उसको हमें प्रॉपर ऐसा सीक्वेंस के अंदर रखना है कि फ्लो चार्ट ऐसा बने कि शुगर केन का प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो हमें बतानी है।
यहाँ पे फर्स्ट दिया है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, सेकंड दिया है इरिगेशन, थर्ड वन इज़ हार्वेस्टिंग, फोर्थ इज सोइंग, फिफ्थ वन इज़ प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सिक्स्थ प्लोइंग द फील्ड एंड सेवेंथ इज़ मैन्यूरिंग। अब देखते हैं, उसको अरेंज करते हैं। फर्स्ट वन इज़ 5 नंबर प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे पहले हमें क्रॉप ग्रो करने से पहले सोइल को प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसको लूज़ करनी पड़ती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड वन इज़ 6 नंबर प्लोइंग द फील्ड। सोइल को प्रिपेयर करने के बाद उसको प्लो करनी पड़ती है। प्लो करने से रूट्स जो है वो पेनिट्रेट इजीली हो सकते हैं। ये सारा डिस्कशन हमने प्रीवियस सेशन के सॉल्यूशन के अंदर किया था। फोर्थ वन इज़ सोइंग सीड्स। एक बार हमने प्रिपेयर कर ली, प्लोइंग भी कर लिया, देन हम सो करते हैं सीड्स को, दैट इज़ फोर्थ वन। नेक्स्ट इज़ मैन्योरिंग। इट मीन्स उसके अंदर रिक्वायर्ड मैन्योर या तो फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, जिससे क्रॉप्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रोथ के लिए वो इजीली अवेलेबल हो। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ इरिगेशन। इरिगेशन इट मीन्स रेगुलर इंटरवल पे हम उनको पानी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्वेस्टिंग। इरिगेशन किया, पूरा ग्रो हो जाता है, देन उसका हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, कट करना पड़ेगा। अब रेडी हो चुका है। सो नाउ लास्ट वन इज़ नंबर 1 सेंडिंग क्रॉप्स टू शुगर फैक्ट्री। अब क्रॉप रेडी है, हम उसको शुगर फैक्ट्री के अंदर सेंड कर सकते हैं। सो दीज आर द सीक्वेंस टू हैव अ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज़ complete the following word puzzle with the help of clue given below। अब यहाँ पे आपको पूरा फिल करना है, पूरा पजल। अब फर्स्ट वन देखते हैं, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम साथ में आंसर देखेंगे। फर्स्ट का आंसर है इरिगेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन। एंड बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, डाउन के अंदर आपको ये स्टैंडिंग लाइन के अंदर जो आंसर्स है वो लिखने हैं। देखो आई दिया है, फर्स्ट आंसर इज इरिगेशन। सेकेंड क्वेश्चन इज कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर द प्रॉपर कंडीशंस। प्रॉपर कंडीशंस के अंदर हमें लॉन्ग टाइम के लिए क्रॉप को रखना है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टोरेज बोलते हैं। सो डाउन यहाँ पे स्टोरेज इस लाइन पे आएगा, स्टोरेज। थर्ड वन इज सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। एक ही टाइप के प्लांट को हम लार्ज क्वांटिटी के लार्ज स्केल के अंदर अगर ग्रो करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं। फिफ्थ का आंसर है दैट इज़ क्रॉप, उसको हम क्रॉप बोलते हैं। ये क्रॉप आंसर यहाँ पे आएगा। अक्रॉस अब देखते हैं। थर्ड वन इज़ अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप। मैच्योर क्रॉप को हम जो कट करते हैं जिस मशीन से, उसको क्या बोलते हैं। आंसर ऑफ द थर्ड वन इज़ हार्वेस्टर, और हार्वेस्टर जो है वो थर्ड नंबर, अक्रॉस जो है वो इस साइड आएगा, ये स्लिपिंग लाइन में आएगा। हियर यू विल राइट हार्वेस्टर। नेक्स्ट वन इज़ अ राबी क्रॉप दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस। एक ऐसे राबी क्रॉप का नाम बताना है जो पल्सेस भी है। आप हिंट देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट इनिशियल लेटर जो है ना वो सबके दिए है, जी दिया है, आंसर इज ग्राम, तो यहाँ पे आप लिखोगे ग्राम। एंड लास्ट वन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चाफ। चाफ से ग्रेन को सेपरेट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज विनोइंग। ये विनोइंग की प्रोसेस, विनोइंग आप इधर लिखोगे, तो ये आप अक्रॉस एंड डाउन भी फिल कर सकते हो, आपके पास टेक्स्ट बुक है उसमें। एंड आपको ये एज ए वन वर्ड भी याद रखना है, लाइक ये ऐसे भी हो सकता है, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप, दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो आंसर आएगा इरिगेशन। यू शुड लर्न लाइक दिस ऑल्सो। We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.